नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। ये बजट हर व्यक्ति के जीवन को असर डालने वाला बजट है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इससे देश के जो मध्यम वर्ग है, गरीब है, किसान है, महिला हैं, वो तमाम लोग जो हैं उससे सशक्त होंगे। आखिर इस बजट में और क्या क्या खास चीज़ है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ 4 मेहमान हैं। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे सिमरन कोहली जी का, वो महिला उद्यमी हैं, विनय कुमार जी का जो पत्रकार हैं, महेश पोद्दार जी का जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और आर्थिक मामलों में बहुत जो है पकड़ रखते हैं। इसके अलावा विनोद केसरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आम झारखंडी का प्रतिनिधित्व करेंगे कि आखिर उनके जीवन में कैसे बदलाव आएगा इस बजट से। तो हम चर्चा की शुरुआत जो है सबसे पहले महेश पोद्दार जी से ही करते हैं, क्योंकि राज्यसभा में इन्होंने लंबे वक्त तक झारखंड का प्रतिनिधित्व किया और आर्थिक मामलों पे इनकी अच्छी पकड़ है। महेश जी, ये जो बजट आज अंतरिम बजट पेश हुआ है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो विशेष बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी ने छठी बार कोई बजट पेश किया है। ये मोरारजी देसाई के बाद में एक काफ़ी लंबे समय के बाद में ऐसी निरंतरता देखने को मिल रही है। स्वाभाविक है कि जब वो पुराने बजट में बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की है और उसका प्रभाव भी आम जीवन पे पड़ा है, लोगों पे पड़ा है, अर्थव्यवस्था पे पड़ा है, तो उसका हिसाब किताब देना भी उनका फ़र्ज़ बनता था। और विशेष करके जब ये अंतरिम बजट है तो उन्होंने ये काम बखूबी किया है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। करीब 22 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, ये बात भी उन्होंने कही है और बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। विस्तार में जाना चूँकि संभव नहीं होगा, लेकिन अंतरिम बजट की मर्यादा को रखते हुए मुझे गर्व है इस बात का और खुशी है इस बात की कि उन्होंने एक अच्छी परंपरा कायम की है कि कोई लोक लुभावने बजट सामने चुनाव को देखते हुए उन्होंने नहीं कहा है, टैक्स के बारे में नहीं कहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने चर्चा के दौरान कहा, अध्यक्ष महोदय मैं जुलाई में फुल बजट लेके आऊँगी जी। तो ये जो आत्मविश्वास है कि मोदी 2 के बाद में मोदी 3 भी होने वाला है, ये आत्मविश्वास और भरोसा देश को दिलाना कि हम हैं और बने रहेंगे, ये निरंतरता बनी रहेगी, ये योजनाएं जो हम आपको घोषणा कर रहे हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात मैं इस बजट में देखता हूँ। लगता है कल प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में जाने से पहले संबोधित किया था, उन्होंने भी यही कहा था। तो निर्मला सीतारमण उसी चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि उनका नेता इतना कॉन्फिडेंट है कि फिर हम आएंगे। और विपक्ष उस पर जो है वो कह रहा था कि भाई ये क्या है, आप पहले ही कह रहे हैं। खैर वो तो राजनीति की बात हुई। विनय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है वो इस बार जो है मुझे लगता है कि अंतरिम बजट होते हुए भी जो है बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो बूम करेगा और जो हम तीसरे अर्थव्यवस्था के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें हम को फायदा होगा। देखिए, ये जो अंतरिम बजट होता है इसका मूल उद्देश्य होता है कि जो चुनावी वर्ष में खर्च चलाने के लिए संसद से अनुमति लेना, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत ये होता, और सीतारमण जी ने बहुत अच्छा किया कि जो परंपरा रही है कि अंतरिम बजट में कोई लोक लुभावना हमको चीज़ नहीं देना है, और उस परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया है। और उन्होंने एक जो अभी पेश किया उसमें किसानों की चिंता दिखती है, मजदूरों की, गरीबों की चिंता दिखती है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ और आवास बनने हैं अगले 5 वर्षों में। फसल बीमा योजना की राशि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिली, सम्मान निधि की राशि मिल रही है। तो जो किसानों की चिंता है, प्रधानमंत्री किसान की चिंता कर रहे हैं, गरीब की चिंता कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो ये कई ऐसे उपाय किए गए हैं जिससे गरीबों का कल्याण होगा, गरीबों का उत्थान होगा और देश सशक्त और मजबूत बनेगा। जी, ये गरीब कल्याण का ही बजट है मुख्य रूप से। सिमरन जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी जो लखपति दीदी योजना है उसका 3 करोड़ अब लक्ष्य रख दिया है। पिछले साल जो है अभी तक जो है 1 करोड़
जो हैं जो महिलाएं वो लखपति हो चुकी, मतलब तो इससे क्या चेंजेस आप देखती हैं, क्योंकि आप भी उद्यमी हैं और आप भी संघर्ष कर रही हैं आगे बढ़ने, और कई लोग आपसे जुड़े होंगे वो उनको आप लोग आगे बढ़ा रही हैं, तो जो प्रधानमंत्री की जो योजना है ये, उसका क्या फ़ायदा आप देखती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण करने के लिए। और ये जो योजना है जो प्रधानमंत्री की ने जो योजना अभी 30 करोड़ जो योजना उन्होंने अनाउंस की है, 3 करोड़ जी 3 करोड़ योजना उन्होंने जो अनाउंस की है, तो इससे हम लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है, कि हम लोग कोई गवर्नमेंट बैकिंग है, तो हम लोग अपना दायरा, बिजनेस का दायरा हम लोग बढ़ा सकते हैं ये। और दूसरा जो है कि जो बेनिफिट्स इसमें, जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह जो इसमें मिलते हैं, इससे हम लोग को बिज़नेस का मतलब अपना बिज़नेस बढ़ाने में काफ़ी हम लोग को मतलब मदद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, मतलब लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है और जिसकी मदद से आप जो है आगे बढ़ सकती हैं, और शायद इसी वजह से 1 करोड़ महिलाएं जो हैं वो इस योजना का लाभ उठा चुकी है, और प्रधानमंत्री जी को लगता है कि इसका और फायदा होगा तो और 1 करोड़ जो है संख्या बढ़ाया गया। विनोद जी, आपने बजट को देखा होगा, सुना होगा आपने कि कैसे कैसी कैसी योजनाओं की घोषणा हुई है, खासतौर पे किसानों के लिए जो है कई बातें हुई हैं। आप क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या महसूस कर रहा है जो हमारा जो गांव है, हमारे किसान है, इस बजट को लेके कितना उत्साह में है, और पहले जो है उस क्या महसूस करता है प्रधानमंत्री जी को लेके? धन्यवाद आपको। सबसे पहले जो बजट अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किए हैं, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खास करके किसान क्षेत्र से हैं। हम लोग FPO भी चलाते हैं, काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं, लगभग 600 किसान उसमें जुड़े हुए हैं। जो इनका सम्मान निधि जो किसान को मिल रही है, लगभग 13 करोड़ किसान को, इससे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं। फसल बीमा योजना जो अभी इसमें दायरा बढ़ा के जो किए हैं, इससे भी लाभान्वित हुए हैं किसान को, बहुत खुश हैं किसान। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसान को लाभ हो रहा है। इसके अलावा अभी इस बजट में MSP का रेट जो है सो उसमें भी बढ़ाने की बात रखा गया है, इससे भी किसान को लाभ होगा। आने वाला समय में किसान को सिंचाई की समस्या जो होता था उसके लिए भी समाधान के लिए इस बजट में उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। जी, मतलब किसान उससे फायदा मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये बजट जो है किसान के हित में है, और पिछले जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको और रफ्तार मिलेगी। हम इसी सवाल पे फिर आते हैं महेश जी आपके पास भी, कि किसान सम्मान निधि जो है एक अपने तरह का बहुत ही यूनिक योजना है, उसकी राशि और बढ़ाने की बात हो रही है। इसके अलावा जो DAP है उस पर चर्चा हो रही है, फिर जो मत्स्य क्षेत्र जो है उसको और मजबूत करने का प्रावधान है। तो क्या चेंजेस आएंगे आपको लगता है कि इन तमाम फैसलों के बाद? एक लक्ष्य रखा था प्रधानमंत्री जी ने कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो काफ़ी लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, और लोग आमतौर पे ये समझते थे कि दुगनी करने का मतलब है कि फसल के दाम दुगने कर देंगे। ऐसा नहीं है, और बहुत सारे पूरक आय के साधन थे, जिसमें कि ब्लू क्रांति जो मछली के बारे में थी, और जिसके बारे में था कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उनको और कैसे मूल्यवान बढ़ाया जाए, कैसे उनकी ब्रांडिंग की जाए, कैसे उनकी पैकेजिंग की जाए, कैसे उनको मार्केटिंग में दाम ज़्यादा मिले। अभी हमारे साथी बता रहे हैं कि FPO ये चला रहे हैं, 600 लोग जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो इनकी आय, जो उपज उतनी ही थी, लेकिन इससे उसकी आय ज़रूर बढ़ी होगी। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप जोड़ लें तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आय दुगनी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच में उनको आर्थिक रूप से थोड़ा मदद देने की ज़रूरत थी कि जो बीज खरीदने के समय, फर्टिलाइज़र खरीदने के समय कुछ आर्थिक आवश्यकता पड़ती थी, जो कि पैसे की कमी के कारण वो नहीं खरीद पाते थे। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि करीब करीब 9 करोड़ किसानों को दी गई है, जो कि बहुत सहजता से उपलब्ध है, और काफ़ी इसका फ़ायदा मेरे ख्याल से 18-20 लाख करोड़ उसमें किसानों को ऋण मिल पा रहा है बहुत सस्ती दर पे। और दूसरी तरफ में दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं। तो और ये कृषि मतलब के साथ साथ बागवानी, डेयरी, मछली पालन, इस सारी चीज़ों को और सारी चीज़ों का
विकास। अभी आज के बजट में उन्होंने बहुत बड़ी योजना की है कि कोल्ड स्टोरेज का चेन बनाना, मिल्क स्टोरेज का चेन बनाना, इन चीज़ों के लिए काफ़ी बड़े प्रावधान किए हैं। लेकिन चूंकि यह अंतरिम बजट था तो मैं समझता हूँ इस कारण ये बहुत कुछ नहीं विस्तार में बता पाई वित्त मंत्री। लेकिन ये निरंतरता जो बनी हुई है कि दुगना करना है उनकी आमदनी को, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक ये बहुत बड़ा वर्ग हमारा पिछड़ा रहेगा तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। एक रेलवे कॉरिडोर की बात हुई है, 3 जो है वो नए रेलवे आर्थिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई। मुझे लगता है कि इससे भी इकोनॉमी को बूम मिलेगा। देखिए, रोजगार एक इस देश का बड़ा मुद्दा है और स्वाभाविक है इतनी बड़ी आबादी वाले देश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, सबको कॉरपोरेट जॉब में नौकरी नहीं मिल सकती, सब लोग स्वरोजगार में भी नहीं हो सकते। तो कुछ लोगों को जब तक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो होती है, गवर्नमेंट के खर्चे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो पिछले बजट में शायद उन्होंने 9 लाख करोड़ से बढ़ा करके 11 लाख करोड़ किया था और इस बार 11% बढ़ा करके इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक खर्च किया है। रेलवे का पिछले बजट में उन्होंने करीब करीब दुगना बजट किया था और इस कारण से अब आप रेलवे को देख रहे हैं कि वो रेलवे की बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं रूप ले रही हैं। इसी के क्रम में जब देखा गया इस देश में कि कोयला और जो ऊर्जा क्षेत्र के लिए चाहिए, जो सीमेंट, ये 2 क्षेत्र जो है ये काफ़ी अधिक मात्रा में इनमें माल की ढुलाई होती है और ये एक विशेष पॉइंट से विशेष पॉइंट के लिए आवश्यक होता है। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम एक ये डेडिकेटेड कॉरिडोर बना देंगे जो कोयला होएगा, सीमेंट होएगा। और एक तीसरा जो उन्होंने किया, कुछ काम चालू हो गया, उसमें कुछ हिस्से चालू हो गए, उसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे दिल्ली से कलकत्ता दिल्ली से बम्बई, तो कुछ इसमें काम चालू, मतलब कुछ कॉरिडोर के कुछ हिस्से चालू हो गए, मद्रास को भी जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ करके, जिससे कि पूरे देश में उस ट्रैक पे केवल फ्रेट मालगाड़ियां ही दौड़ेगी। जिससे क्या होगा कि पैसेंजर अल्टीमेटली, हम लोग, कोई भी सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता की सुविधा का ध्यान देना और उनको सुविधा देना उसका परम कर्तव्य है। तो ये जब ये लाइनें खाली हो जाएगी फ्रेट ट्रैफिक से, तो आप समझ सकते हैं कि इनमें हम बहुत अच्छी स्पीड की बढ़िया गाड़ियाँ चला सकेंगे। तो एक बड़ी दूरदर्शी सोच है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि वंदे भारत के जो है 40,000 डब्बे, 40,000 डब्बे जो साधारण डब्बे हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उनको बर्बाद नहीं किया जाएगा। देखिए, ये एक बड़ी सोच है कि उनको बर्बाद नहीं किया जाएगा, उनको स्क्रैप नहीं किया जाएगा, इन्हीं को अपग्रेड कर दिया जाएगा ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले। और ये एक बहुत स्पष्ट 3 कॉरिडोर का और एक डब्बों का रेलवे के मामले में। लेकिन रेलवे के मामले में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और रेलवे वो नहीं रहेगा जो कि अभी 10 साल पहले। शायद विनय जी, आपने जब सुना होगा बजट तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा, वित्त मंत्री ने भी वही कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा। भले ये अंतरिम बजट है लेकिन उन्होंने कहा कि 2047 तक हम पूर्ण रूप से जो विकसित राष्ट्र की जो बात है होती है, जो हम कहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना कदम आगे बढ़ रहा है? नहीं, वो ये बजट जो अंतरिम बजट है ये दर्शाता है कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी के अनुसार काम भी हुआ। जो आर्थिक कॉरिडोर की बात कर रहे थे, तो 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किया गया है इस बार, जिनमें पहले ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर है, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है और तीसरा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब पोर्ट से जोड़ दिया जाएगा, पोर्ट से ढुलाई आसान हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि पोर्ट से ढुलाई पर खर्च भी कम आता है, सबसे सस्ता माना जाता है। और उसके बाद दूसरा सस्ता साधन रेलवे है। ट्रक पर वगैरह जो माल आता है तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। तो सस्ता अगर चीज़ उपलब्ध होगा, सस्ता ढुलाई रेट आएगा, तो इसका लाभ क्या होगा? उपभोक्ता को होगा, जो खरीदेंगे सामान उसका होगा। और आप कह सकते कि ये जो सीमेंट वगैरह जो है, तो सीमेंट वगैरह आम लोग उसका उपयोग करते हैं घर बनाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, सीमेंट के लिए। तो हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री का क्या है कि हर क्षेत्र में, अब जैसे पर्यटन उद्योग,
अब धार्मिक पर्यटक स्थल, अब अयोध्या का मामला लिए, अयोध्या में राम टेम्पल का निर्माण हुआ, तो वहाँ कितना उद्योग धंधा, वहाँ हम एक व्यक्ति बता रहे थे कि वहाँ के आम लोग कह रहे थे कि अब 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये अयोध्या के आम लोगों में ये चर्चा हो रही थी। और जिस तरह से वहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा लोगों को, तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को डेवलप करें, प्रधानमंत्री का जो विजन है कि हम चीज़ों को डेवलप करके, अब काशी में जिस तरह से मंदिर का पुनरुद्धार किया गया और जिस तरह से उसको डेवलप किया गया, अब कितने पर्यटक आ रहे हैं, सेक्टर में कहा जा रहा है कि तिरुपति से ज़्यादा पर्यटक अयोध्या में आएंगे, तिरुपति से ज़्यादा पर्यटक तो जिस तरह से देखिए साउथ के मंदिरों को जिस तरह से डेवलप किया गया, उस तरह से अगर उत्तर भारत के मंदिरों को डेवलप किया जाए या साफ सुथरा रखा जाए। अब देखिए बिहार में माँ जानकी का, तो उसको डेवलप किया जाए तो यहाँ भी पर्यटक, या झारखंड को ही लीजिए, अगर पर्यटक के क्षेत्र में यहाँ कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जिसको डेवलप किया जाए तो सरकार को काफ़ी रेवेन्यू होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री का विजन, अगर उनका बजट है जो आज केंद्र सरकार का जो बजट है, ये हालांकि अंतरिम बजट है, आपको असली तस्वीर मई में दिखाई पड़ेगा जब नया बजट जुलाई में हाँ जुलाई में, लेकिन वो सरकार बनने के बाद कभी भी वो लाया जा सकता है, क्योंकि ये तो 3 महीना के खर्चा के लिए दिया जाता है। प्रावधान यही है कि 3 महीना के खर्च के लिए संसद से मंजूरी मिलती है। ऑफ अकाउंट इसको बोला ही जाता है। लेकिन जी सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे? जी देखिए, ऐसा है कि 3-4 स्टेटमेंट इस बजट में वित्त मंत्री के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, उन्होंने कहा इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है। ये सारा विश्व मानता है इसको। मैं समझता हूँ कि बहुत कम शब्दों में उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट बजट का एक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश कर दिया कि आपने हमें 10 साल तक शासन दिया, इस तो आज अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है। दूसरा, उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, हर वर्ग के लिए संभावनाएं हम पैदा करेंगे, और जो कि हम देख भी रहे हैं, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो या गरीब से गरीब या कम से कम अकुशल मजदूर के लिए भी हो। फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशन, जब आशाओं को बढ़ाना, उनको पंख लगाना, ये एक प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन था कि लोगों को उम्मीद जगाओ कि तुम भी विकसित हो सकते हो 2047 तक। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक आत्मविश्वास देखिए क्या है कि भारत तीसरा थर्ड इकोनॉमी होगा, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो अभी करीब $4 ट्रिलियन है, उसकी जगह में $10 ट्रिलियन में पहुंचेगी। तो ये इकोनॉमी डबल ट्रिपल होने का मतलब क्या है कि जो आज अगर लोहा 3 करोड़ टन मूव हो रहा है, तो डबल हो जाएगी तो वो लोहा 6 करोड़ टन मूव होगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं क्रिएट करेंगे आज, तो जब वो वैसी स्थिति आ जाएगी तो आपके पास में माल ढुलाई के लिए ट्रेन के डब्बे नहीं मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो कि, और बड़ा कमिटमेंट जो प्रधानमंत्री ने किया है कि 2047 तक 100 वर्ष आज़ादी के पूरे होने तक हम विकसित देश होंगे। तो सारी चीज़ें उसको लक्ष्य में रख करके, उसको टारगेट में रख करके, ये सारी तैयारियां, जिस तरह से शादी वाले दिन और शादी के पहले सारी तैयारियां होती है कि इस दिन शादी होने वाली है, उस दिन हजारों व्यवस्थाएं एक साथ वहाँ पे रिजल्ट दिखाती है, वैसी व्यवस्था तो प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतरीन योजनाकार माने जाते हैं शायद इसी वजह से। वो हर चीज में उनकी वो तैयारी दिखती है। लेकिन आत्मविश्वास देखिए और हिम्मत देखिए कि भारत को हम वहाँ पहुँचाएंगे। और एक चीज़ और आप देखिए, बड़ी बात इस बजट में हुई है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम बहुत जल्द संसद में एक वाइट पेपर डालेंगे, वाइट पेपर जिसमें कि पूरा लिखित रिपोर्ट कार्ड होगा कि 2014 के पहले और 2024 इस पीरियड में आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुए हैं। हम सब जानते हैं पार्लियामेंट में कितनी बहसें हुई है और अकाट्य तथ्य सामने रखे जाते थे कि किस तरह से पहले हम 2014 तक किस तरह से आर्थिक जगत में हम पिछड़े हुए थे, कोई उन्नति की सोचता नहीं था, और किस तरह से ये 10 वर्षों में सोच में बदलाव आया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत को विश्वास हुआ है भारत पे। इस सारी चीज़ों को वाइट पेपर के तौर पे लाया जाएगा देश के सामने, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक्शन जो दिखेगा वो जुलाई के बजट में दिखेगा। विनोद जी से हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि गांव से आए हैं, गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांव जो महेश पोद्दार जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बहुत
व्यवस्थित ढंग से योजना बनाते हैं भविष्य के बारे में। ये जो विकास की मोदी की गारंटी है, उसको लेके आप क्या सोचता है गांव, क्या जो आप फीडबैक आ रहा है आप लोगों जी के जी पास? देखिए बिल्कुल सही कहे इन्होंने। अभी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लहर पहले बिल्कुल नहीं था। जब मोदी जी केंद्र में आए धीरे धीरे सब पटरी पे आया। पेयजल, स्वच्छ पेयजल मिल रहा है लोगों को, घर तक नल की पानी मिल रही है, लोगों को शिक्षा के सेक्टर में भी अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही है, रोड बन रही है, आने जाने में समस्या नहीं हो रही है। तो मोदी जी का जो गारंटी योजना है सो दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जनता भी बहुत खुश है उनका काम से, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी आवास योजना देखिए, जो जिनको रिक्वायरमेंट था उनको मिल रहा है, पहले वो नहीं मिल रहा था। पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, खुले में शौच में जाते थे, तो वो भी अभी नहीं है। अभी सबको घर है, ये प्रत्येक घर में शौच की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जो मोदी जी की गारंटी योजना है। अच्छा, नहीं सर, आपने सही कहा सिमरन जी। प्रधान ये बजट में भी ये कहा गया कि हम जो है वो 70% जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान है वो महिलाओं के जी नाम से दिए गए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री संपदा योजना में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी बातें की गई। एक नया डिसीजन लिया है कि सर्वाइकल कैंसर, जी। उससे आजकल महिलाएं, बच्चियां बहुत जूझ रही हैं और इस पे पिछले 10 वर्षों में बहुत चर्चा हो रही है। जी जी अब कोई ऐसे नहीं जो है वो उससे ग्रसित हो के और मर जा रहा है। तो इलाज, आयुष्मान भारत योजना है, तमाम चीज़ें हो, चर्चा हो रही है। इस बार मोदी जी का जो एक बजट है, सीतारमन जी का जो बजट है, उसमें बात की गई कि हम वैक्सीनेशन करेंगे। जी जी इससे क्या फायदा होगा आपको लगता है? कोई अनुभव हो तो जी साझा कीजिए। बिल्कुल, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि जो एक पोलियो ड्रॉप्स का एक बार चला था चलन, अगर आपको याद होगा कुछ जी, साल पहले, अभी भी जैसे जी, जी अभी भी चल रहा है, उस टाइम थोड़ा जोर शोर से जोर चला था। उसी तरीके से अगर हम ये सर्वाइकल कैंसर पे एक वैक्सीनेशन ड्राइव अगर हम लोग चलाते हैं, उसी स्तर पे जिस स्तर पे कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला था, उसी स्तर पे अगर हम ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हैं तो इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं महिलाओं को, बच्चियों को खास करके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स इससे मिलेंगी। वैक्सीनेशन घर घर तक पहुंचाना या फिर ऐसे सेंटर्स खोलना जहां पे आप फ्रीली वैक्सीनेशन आप ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना लीप टुवर्ड्स बिगर चेंज जो होता है, ये वो मेरे ख्याल से रहेगा। और हेल्थ सेक्टर में हम लोग को महिलाओं के लिए और भी मतलब काम करने चाहिए, और मुझे लगता है कि जरूर आगे मुझे मतलब लगता है किए कि जाएंगे। हाँ पहली बात, इसीलिए सब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए सिर्फ 4 ही जाति है। जी जी ठीक है जी और हमारे पास लिए जाति नहीं है। तो पहली बार जो है सिर्फ कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सिर्फ बात नहीं कर रहा है, जी, हर बिल्कुल, बजट में, हर बजट में, हर घोषणा में उनकी चिंता महिलाओं को लेकर रहती है। जी जी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी बड़ा एक ये सेक्टर में इस वैक्सीनेशन ड्राइव अगर चलाते हैं प्रधानमंत्री जी, चलाते हैं हमारी सरकार, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे औरतों के लिए, बच्चियों के लिए खासकर इसमें काफ़ी मतलब बेनिफिट्स रहेंगे इस सेक्टर में। अच्छा जी, सही इन्होंने कहा। महेश जी, उड़ान योजना भी इस बार जो है और ज़्यादा विस्तार जो हो पाएगा, मुझे लग रहा है, बात की गई है इसमें, क्योंकि विपक्ष कई बार जो है और जो निगेटिव सोचने वाले लोग हैं कई बार कह रहे थे कि नहीं नहीं, बात तय की गई थी कि हम जो हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज पे चढ़ाएंगे, लेकिन योजना उस रफ्तार नहीं पकड़ रही है। शायद उसको जवाब दिया है इस बार के अंतरिम बजट ने। देखिए, देश में 149 हवाई अड्डे हो गए हैं। जी झारखंड में एकमात्र हवाई अड्डा था रांची, जी 70 साल से, लेकिन अब यहाँ पे 3 हो गए। बोकारो भी चालू होने वाला है। तो और पूरे देश में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे हवाई अड्डों की बात होती है जहाँ झारसुगुड़ा उड़ीसा में, तो हकीकत ये है कि लोग हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं। और कोविड के दौरान मुझे बेंगलोर एयरपोर्ट पे बताया था वहाँ के CISF के जवान ने कि साहब, दरभंगा से जितनी फ्लाइट बेंगलोर आती है, बोले कोविड के दौरान में एक दिन एक सीट खाली नहीं है। हाँ, सही बात। चूँकि दरभंगा के मजदूर लोग जो जाते आते थे, तो उन्होंने देखा कि 3-4 दिन जो यात्रा में जाता है उससे अच्छा प्लेन से चले जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है, सुविधा में बदलाव आया है। और
जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो आलोचनाएं होती है, लेकिन आप ये सोचें कि अगर सरकार के पास में एक बजट था, यदि वो बम्बई एयरपोर्ट पे खर्च कर देती तो दरभंगा एयरपोर्ट कैसे बनता? एकदम सीधी चीज़ है। दुर्गापुर का एयरपोर्ट कैसे बनता, बोकारो का एयरपोर्ट कैसे बनता? इस चीज़ों को सोचें। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर कर ले। और इस बात की चर्चा आज वित्त मंत्री ने भी की कि पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है जी। और बहुत उनको मानना है, और मैं भी मानता हूँ कि जो पूर्वी क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े नेचुरल रिसोर्सेज, यदि ये पीछे रह जाएंगे तो भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन बार बार उन्होंने पहले भी कहा था लुक ईस्ट पॉलिसी, और अब फिर आज बजट में ये बात सुनने को अच्छा लगा कि उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। लेकिन समस्या है, यदि यहाँ के राज्य कदम ताल मिलाकर के नहीं चलेंगे देश की, तो हम पीछे हैं और पीछे ही रह जाएंगे। ये एक इन राज्यों के लिए चुनौती है, यहाँ की सरकारों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपनी सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, वैसी सरकार चुननी पड़ेगी, उनके एजेंडे को तय करना पड़ेगा कि कब तक हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, कब जीवन स्तर ऊंचा करने के बारे में सोचेंगे। राजनीति और विकास दो अलग अलग चीज है, होनी चाहिए कि आप किसी विचारधारा के मुख्य हो, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य हो आपके राज्य के जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। विनय जी, जीवन स्तर ऊंचा करने की जब बात हम करते हैं तो एक कौशल मिशन की हम याद करते हैं। आज अंतरिम बजट में उसकी चर्चा हुई कि हम जो है उस पर बहुत काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी। तो हमारे देश में इसकी कितनी ज़रूरत है और उसका क्या फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि आप विभिन्न शहरों में घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उसके फ़ायदे भी आप बताइए। नहीं, देखिए, आप तो एक तो उससे रोजगार मिलेगा सबसे बड़ा, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है वो रोजगार चाहता है। आप चले जाइए दूसरे राज्य, तमिलनाडु वगैरह में कितने रोजगार के अवसर हैं, बेंगलोर में कितने रोजगार के अवसर हैं। आप चले जाइए, यहीं के लड़के वहाँ बेंगलोर में भी आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अगर हम आईटी सेक्टर की स्थापना झारखंड में या बिहार में करें तो यहाँ भी वही लड़के काम करेंगे। स्किल लेबर जो है यहाँ से ही जाते हैं। आप चले जाइए दुनिया भर में, विदेशों में भी झारखंड बिहार के लेबर आपको मिलेंगे। देश में तो कहीं चले जाइए, चाहे वो अंडमान चले जाइए, वो हैवलॉक चले जाइए, या आप लेह लद्दाख चले जाइए, यहाँ के लेबर आपको मिलते हैं। तो जब वहाँ वो कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, या दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, तो अपने राज्य को क्यों नहीं बेहतर बना सकते। तो इस दिशा में भी काम होना चाहिए। और प्रधानमंत्री का, देखिए, प्रधानमंत्री का सोच हर चीज़, अगर वो पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटक उद्योग को बढ़ाने की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप की बात करते हैं, क्यों आप मालदीव जाएंगे। और इस बार बजट में उसका भी प्रावधान उन्होंने किया है कि लक्षद्वीप समेत तमाम जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, विकास हो, और लोग यहाँ पर्यटन करें। अब अगर यहाँ पर्यटन करने आप जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, यहाँ के लोग वहाँ उद्योग वहाँ देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। उसी तरह से जो प्रशिक्षण की जब आप बात कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण में भी इस बार 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही गई इस बजट में, कि 1 करोड़ 4 लाख रोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह अंतरिम बजट में भारत मिशन के तहत, कौशल भारत मिशन योजना के तहत 1 करोड़ 4 लाख को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो हर सेक्टर में ये इस बजट में रखा गया, प्रावधान रखा गया कि भाई युवा को, किसान को, महिला को, जो प्रधानमंत्री का फोकस एरिया है, उस फोकस एरिया पर विशेष ध्यान दिया गया। और ये तो चूंकि अंतरिम बजट है, जब मेन बजट जो कि ये 3 महीना की खर्चा के लिए इसको पास किया गया है, अप्रैल से जून तक जो सरकार खर्च करेगी उसके लिए राशि का प्रावधान किया गया। चूंकि एक संसद में प्रावधान है कि 1 अप्रैल के बाद अगर जो राशि खर्च करनी हो उसके लिए आपको संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो उस समय चुनाव का समय रहेगा, अप्रैल मई के महीने में चुनाव रहेगा, तो इसलिए ये प्रावधान संसद में पहले से है। जी सिमरन जी, जब हम स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, या जब हम बात करते हैं कि भारत के लोगों को ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए, जी, आप क्योंकि महिला उद्यमी हैं, आप तो इससे 2-4 होती होंगी कि आपका जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, जी, उसके लिए अभी क्या स्थिति, स्किल लोग मिलते हैं कि नहीं, और इस योजना से क्या फ़ायदा आप देखते हैं? देखिए, स्किल एंड टैलेंट तो हमारे देश में भरपूर है,
वो तो है हमारे देश में भरपूर। एंड बिल्कुल स्किल लेबर को हम लोग को डेवलप करना चाहिए, उसको हमको इनकरेज करना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस ही नहीं बल्कि आप किसी को एम्पावर कर रहे हैं, आप महिलाओं को भी एम्पावर कर रहे हैं, यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। ये योजना ऑब्वियसली बेनिफिट्स के साथ ही जितने भी योजनाएं आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने अनाउंस की हैं, हर योजना के पीछे बहुत एक गहरी सोच के साथ मुझे लगता है कि हर एक योजना आज अनाउंस की गई है। एंड स्किल लेबर को हमको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हर कोई एम्पावर होगा और अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए मतलब काफ़ी लाभदायक रहेगी। आप लोग को परेशानी होती है कभी, अगर चाहते हैं कि स्किल्ड लोग मिले तो परेशानी बिल्कुल होती है? बिल्कुल स्किल लोग अगर मिलते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। जब स्किल लेबर सिखाना आपको नहीं मिलती पड़ता, वो है, सिखाना day one से नहीं काम में लग पड़ता, जाते बिल्कुल हैं। सिखाना नहीं पड़ता है। एक महेश जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण जो घोषणा इस बजट में, क्योंकि आप एनर्जी सेक्टर में आपकी रुचि है, मैं जानता हूँ, ये सोलर सेक्टर में कैसे क्रांति आए देश में, उसकी चिंता भी इस बजट में मुझे दिख रही है। देखिए, सोलर चिंता यदि हम मानते हैं, जी देखिए यहीं से शुरुआत होती है कि हम अपने आप को क्या मानते जी। हैं। हम मानते हैं हम विकसित देश हैं 2047 तक। हम मानते हैं कि जब विकसित देश होगा तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बिजली की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ेगी, जी लाइफ स्टाइल चेंजेस होंगे। स्किल के बारे में बात हुआ तो हमारा जब जीवन स्तर ऊंचा होगा तो हर स्तर पे हमें दक्ष आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी निर्माण करने में और उनको मेंटेन करने में। उस समय तक हमारा यूथ अनस्किल रहेगा तो हम विकसित हो भी जाएंगे तो कैसे कोई होंगे, फायदा नहीं। कोई ऊपर से आके टपकाएगा नहीं, यही लोग विकसित करेंगे। तो 2070 तक प्रधानमंत्री ने पिछले G20 के समय में एक बहुत बड़ा एक घोषणा किया, जिसको देख करके सुन करके सारे विश्व से कंबित था कि इतनी बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कैसे की है कि 2070 तक भारत जीरो कार्बन एमिशन वाला देश होगा। यानी कि हम कोई भी ऊर्जा का उत्पादन ऐसा नहीं करेंगे जिसमें हम कार्बन मतलब गैस छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है, विश्व के लिए हानिकारक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अभी से जो पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जितनी तेज़ी से सोलर एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है, और जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने पहला निर्णय जो लिया, 1 करोड़ घरों में जी सोलर प्लेट लगाएंगे और उससे जो बिजली उत्पादन होगी 100 यूनिट उसको फ्री में मिलेगी और बाकी जो उत्पादन होगा वो एनर्जी कंपनी को वो बेच करके आमदनी कर सकेगा। ये 1 करोड़ का मसला ये है, इसका अर्थ है कि घर घर में एक सोलर बिजली के बारे में जानकारी देना, अवेयर करना, उसके लिए पहचान करना और उस कुशलता, उसकी दक्षता से उसको अब तो इस योजना में 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री है। यानी कि उस घर की बिजली की रिक्वायरमेंट तो समझिए पूरी हो जाएगी 1 करोड़। और हम सब जानते हैं कि यदि कोई तकनीक नीचे तक पहुंचती है तो आप सड़क के किनारे देखते हैं छोटे छोटे सोलर प्लेट लगा करके लोग ट्यूबलाइट लगा के काम करते हैं। तो 1 करोड़ घरों तक वो पहुंचा देंगे तो आप मान के चलिए 2-3 करोड़ तक तो अपने आप पहुंचना। ये एक शुरुआत तो महेश जी के घर लगेगा और पैनल तो विनय जी सोचेंगे कि भाई वहां लग गया हम भी लगाएं। एग्जैक्टली तो 2047 तक जो लक्ष्य है, धीरे धीरे ये थर्मल पावर प्लांट हम झारखंड में है, हम लोग कोयले को लेके बैठे रहेंगे और पता चलेगा कि कोयले का कोई खरीदार नहीं है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो लेकिन चीज़ एक कोई बात नहीं है, मनुष्य के विश्व के भलाई के लिए हम ये त्याग भी करेंगे। और भारत में जबकि सूरज भगवान की इतनी कृपा है, मैं समझता हूँ ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये हो रहा है और हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी छूट की बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 300 यूनिट जिसको है ना, हाँ उसका एक ये बड़ा है, एक आंकड़ा आया था कि 2030 तक करीब 30% व्हीकल गाड़ियाँ वो इलेक्ट्रिक से हो जाएगी। मेरा मानना है कि 30% गाड़ियाँ जो हो जाएगी, जो सड़क पे 50-60% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की चलेंगी,
बाकी पेट्रोल वाली लोग घर में रखेंगे जो हफ्ते में 1 दिन निकालेंगे, और जो आम तौर पे यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे। हर घर में जब बिजली उपलब्ध हो जाएगी और जब सोलर दिन में वो चार्ज कर लेगा गाड़ी को और दिन में रात में अगले दिन चलाएगा, तो ये समझिए कि पूरे सिस्टम के ऊपर में इन व्हीकल्स का, पेट्रोल का कितना बड़ा बोझ कम होगा। और वो हमारा जो डॉलर खर्च होता है वो ही बचत होगा। और अभी उसके बारे में भी कुछ चर्चा इस बजट में हुई है कि 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन करने के लिए काफ़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, और पर्टिकुलरली 2 व्हीलर के लिए तो योजनाएं चल रही हैं। और उन्होंने कहा है इस बजट में कि जितनी पब्लिक बसेस चलती हैं धीरे धीरे उनको इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि शहरों में प्रदूषण कम हो। गांव में भी सोलर जो पैनल लगे हैं, अभी कुछ लगे हैं और लगने बाकी। क्या मतलब आपको लगता है कि जो बिजली की समस्या अगर है, जैसे कुछ राज्यों में हालांकि 100% जो है विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन क्योंकि बिजली सप्लाई राज्य सरकार का मुद्दा है, तो जैसे झारखंड जैसे राज्य के गाँव में थोड़ी परेशानी है, उससे भी सोलर सिस्टम अगर ठीक काम करने लगेगा तो फिर उस पर भी निर्भरता कमेगी। जी, ये आपके गांव में क्या स्थिति, अभी कितनी बिजली आती है और इससे क्या फायदा है? जी बिल्कुल, देखिए बिजली की तो समस्या है वर्तमान में। किसान जब सिंचाई करने जाते हैं तो उनको बिजली प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो रात रात को जग के भी वो लोग सिंचाई करते हैं। लेकिन अभी इसे सोलर पैनल लगाने की जो बात चल रही है, मोदी जी का अभी भी किसान के लिए दिए जा रहे हैं कि डिप बोरिंग के साथ में सोलर पैनल साथ में दे रहे हैं। इससे कुछ तो समाधान हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं। और बिजली अगर मोदी जी जैसे कि अभी एक प्रावधान ला रहे हैं, जैसे अभी सर बतला रहे थे कि कुछ उसमें अनुदान राशि के तौर पे दिया जाएगा जिसमें सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्र में लगे, तो लोग जागरूक होंगे और जागरूक होकर अपने पैसा से भी लोग लगाएंगे, जिससे कि बिजली का समस्या का समाधान हो सकता है। विनय जी, आप को मैं जो देखता हूँ, क्योंकि आप सर्विस क्लास के व्यक्ति हैं, तो सर्विस क्लास की चिंता इस बजट में यही रहती है कि भाई मेरा क्या कितना हमको छूट मिलेगा। तो इस बार के बजट में जो भी बातें हुई उसमें तो, क्योंकि अंतरिम बजट है तो उसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ छूट जो है वो कहा जा रहा है कि मिल ही जाएगा। नहीं, कितने उत्साहित हैं आप उसको लेके? जो बजट है उसमें टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं है, वो नहीं जो पिछला बार था वही बदलाव किया गया। यानी करदाताओं को कोई अंतरिम बजट से कोई राहत नहीं मिलने वाली जहाँ तक टैक्स का सवाल है। इनकम टैक्स रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि जो 13-14 में 93 दिन थी, उसको घटा के इस बार 10 दिन कर दिया गया। यही बदलाव किया गया है, लेकिन टैक्स पेयर को इससे कोई, लेकिन टैक्स सिस्टम में जो टैक्स भरने का इससे बहुत अब सरल हो गया है, सब चीज सरलीकरण किया गया है और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री की ये एक उपलब्धि कह सकते हैं कि टैक्स देने वालों की संख्या देश में बढ़ी है, और टैक्स अब बहुत लोग चाहते हैं कि टैक्स देना, एक वातावरण देश में बना है कि हमको अपनी कमाई से टैक्स देना है, और अगर टैक्स दीजिएगा आप तभी वो विकास होगा। देश का विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्स के द्वारा आएगा। तो ये भावना देश के लोगों में, चिंता। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि गांव घर में बड़े से बड़े लोग थे, वो टैक्स नहीं दे इसका तरकीब निकालते। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटा से छोटा कर्मचारी जो टैक्स दायरे में आता है, हम लोगों से बोलता है कि सर रिटर्न भरना है, रिटर्न जमा करना है। तो आप देखिए कि 14 और 24 के बीच में रिटर्न जमा करने वालों की संख्या दुगनी के लगभग बढ़ी है। सही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म किया है, खास करके पेटीएम वगैरह के जरिए, पे फोन के जरिए, गूगल के जो पेमेंट सिस्टम यूपीआई जो आप कहते हैं, यूपीआई के जरिए, ये भी क्रांतिकारी है। अब आपके पास जो बैंकों में जिस तरह से है कि आप ज़्यादा टैक्स चोरी कर भी नहीं सकते, ये सख्ती भी बढ़ता जा रहा है। अब टैक्स चोरी करना अच्छे के लिए बड़ा मुश्किल काम है। प्रधानमंत्री का जो सोच है कि चोरी करने वाला बचेगा नहीं, इस देश में कितनों बड़ा से बड़ा आदमी होगा, जो चोरी करेगा वो बचेगा नहीं, और ईमानदार को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए फेसलेस सिस्टम भी लागू हो गया है। अब मतलब मुंबई का कोई इनकम टैक्स वाले का वो दुमका में बैठ के भी आदमी कर रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रल होकर काम कर रहा है। सबसे वो तो इनकम टैक्स में रिफॉर्म कर दिया गया, क्योंकि अब आपका रिटर्न का जो वेरिफिकेशन होता है वो कहाँ कौन करेगा किसी को पता नहीं है।
और जब पता नहीं है तो वो सही मूल्यांकन होगा। जी, जी। तो इसलिए वो जो कहे तो प्रधानमंत्री ने हर स्तर पर चोरी रोकने की व्यवस्था की है। भ्रष्टाचारियों के लिए बड़ा संकट का समय है ये इस समय, और जो चोरी करेंगे वो बचेंगे नहीं। इसलिए आम लोगों में ये भावना है, आम लोग जो कमाने वाले लोग हैं, कि हम टैक्स देंगे तो देश के भला में इसका पैसे का इस्तेमाल होगा। और जो सिस्टम देश में विकसित हो गया, अब देखिए जो सरकार पैसा भेजती है, किसान निधि वगैरह, किसान सम्मान निधि वगैरह, डायरेक्ट खाता में आता है, कहीं कोई बिचौलिया नहीं है जिससे कि गड़बड़ी हो। पहले बिचौलिया खा जाता था, अब जो भी पैसा, ये जो प्रधानमंत्री ने जनधन योजना शुरू खाता खुलवाने का, ये ऐतिहासिक काम हुआ। कोई सोच नहीं सकता था कि इस देश में इतने सारे लोगों का खाता खुल जाएगा, और आज खाता खुला डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा, प्रधानमंत्री का जो पैसा आता है सीधे चला आता है खाता में। महिला विधवा हो, फलना, कोई भी जो भी जिस सेक्टर में आप करिए, या कोई सब्सिडी है सीधे चलाता है। पहले सब्सिडी में बहुत बड़ा घपला होता था, और याद होगा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 100 रुपया हम भेजते हैं 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा घपला होता था। आज 100 का 100 नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, ये बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने बिचौलियों का जो है ना खात्मा कर दिया है। मतलब बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, हमारे आपके बीच कोई नहीं। अब क्योंकि टैक्स की बात हो रही है तो मुझे याद आ रहा है कि स्टार्टअप के लिए खास मेहरबानी की गई। हम महेश जी के पास आएंगे नहीं उससे पहले, क्योंकि आप बिजनेस करती हैं, स्टार्टअप। जो अंतरिम बजट में जो घोषणा की गई है स्टार्टअप को लेके, वो उसका कितना फायदा आप जैसे जो है वो नए बिजनेसमैन को? नहीं, बिल्कुल पूरा फायदा है उसका। एनीवेज अगर आपको बैंक से लोन मिल जाता है, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, एंड रीपे करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाती हैं। बिजनेस पे ज़्यादा आप बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ जब देती हैं, तो आपको क्या है कि चिंता नहीं रहती है कि मुझे रीपे करना है लोन। पहले तो कैसे लूँ लोन उसकी चिंता नहीं रहती है, फिर रीपे करने की उतनी चिंता नहीं रहती है कंपैरेटिव टू दी मेल काउंटर पार्ट्स जो है हमारे, उनके कंपैरेटिव। सो नेचुरली बहुत ही बड़ा फ़ायदा है लेडीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी, आपने इनका जो है कमेंट्स सुना, आपका जो एक्सपर्ट कमेंट्स, क्योंकि आप बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं और आप जो है वो सरकार से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति भी करते हैं। स्टार्टअप को लेके जो खास मेहरबानी प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक इकोसिस्टम तैयार हो, उसका क्या फायदा आने वाले वर्षों में देख रहे हैं, और अभी तक जो 10 वर्षों में कितना बढ़ा है स्टार्टअप के क्षेत्र में? जा रहा है। देखिए, व्यापार के दो तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल जो व्यापार है वो एक तरीका है, वहाँ पे भी पूंजी की दरकार होती है, और वो पूंजी मुद्रा लोन के द्वारा उपलब्ध है, और बैंकों को बहुत सारे उसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह भी बहुत सारे हैं। वो ट्रेडिशनल व्यापार के लिए वो है। स्टार्टअप एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कि एक आइडिया को लेकर के कोई उद्यमी काम शुरू करता है, और वो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, और जब रिस्क इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे लोग पूंजी लगाना एक खतरा मानते हैं, लेकिन जोखिम लगाने का भी एक वर्ग है जो जोखिम लेता है अपने ऊपर। तो स्टार्टअप में आप अपने आइडिया के ऊपर में खुद का अपना समय देते हो, लोग पैसा लगाते हैं, और ये बात तथ्य है कि 10 में से 3-4 स्टार्टअप भी सफल हो जाते हैं, 5-6 स्टार्टअप बंद भी हो जाते हैं, ये भी एक तथ्य है। लेकिन चाइना ने जो ग्रोथ की है उसके पीछे स्टार्टअप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ट्रेडिशनल धंधे से भी ग्रोथ होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। स्टार्टअप का जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। फॉर एग्जांपल, आप ओला टैक्सी वालों को, एक स्टार्टअप है, इंडियन स्टार्टअप है, ये ओला टैक्सी वाले के पास एक टैक्सी नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी सिस्टम का मालिक वही है। इसी तरह से जो ओयो होटल, एक कमरा उसका अपना नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रूम के कमरे उसके कंट्रोल में हैं। ये सब कुछ क्रिएट हुआ 5 साल के अंदर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें इतनी तेज़ी से विस्तार होता है और अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी लाता है, इसलिए स्टार्टअप जरूरी है। खुशी की बात यह है कि विश्व में हम लोग 3रे स्थान पे पहुँच गए हैं स्टार्टअप के मामले में। हम लोगों का ये पूर्वी क्षेत्र थोड़ा पीछे है, लेकिन दक्षिण और वेस्ट में ये स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है और काफ़ी तेज़ी से वो लोग हम लोग जो है अभी भी परंपरागत
नौकरियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। विनय जी, क्या चेंज देख रहे हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में? प्रधानमंत्री जी के प्रयास का जो नतीजा क्या देख रहे हैं आप? नहीं, हर क्षेत्र में, जैसे महेश जी ने कहा कि बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया कि भाई टैक्सी आज सब जगह उपलब्ध है। आप चले जाइए दिल्ली, बट अब कई लोग तो कहते हैं कि भाई अब अपना कार रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्च है, ड्राइवर को रखने का खर्चा, गाड़ी रखने का, सर्विसिंग का। अब कहीं है दिल्ली वगैरह में आप चले जाइए, मेट्रो से लोग सफ़र करते हैं, ओला से, फिर जहाँ अगर अगल बगल जाना होता है तो चले जाते हैं। समय का भी बचत होता है और काम भी और पैसा भी कम खर्च होता है। और जो कार्बन की बात कर रहे थे कि उसमें भी, चूँकि अगर आप ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे तो उससे भी बचत, क्योंकि हर आदमी आजकल क्या कर रहा है, शहर वगैरह में 2-3 आदमी एक साथ चला जाता है कहीं जाना, कारपूल का सिस्टम जो है, कारपूल का सिस्टम है, तो उसके चलते अब 3 गाड़ी की जगह पर 1 गाड़ी, तो जो पोल्यूशन वगैरह का रहे हैं वो भी कमी आ रही है। तो हर क्षेत्र में आपको विकास और जो परिवर्तन है दिखाई पड़ेगा, और खास करके 14 के बाद ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से अब फ्लाइट वगैरह में आप चलिए, हम लोग याद है जब हम लोग पढ़ते थे 83-84 में, एक नेता आए थे, इसी क्षेत्र के थे, झारखंड के, भीषम बाबू, बड़ा नाम था उस समय, हाँ पलामू के केंद्रीय मंत्री थे, बाद में गवर्नर बने। तो उनको रिसीव करने हम लोग एयरपोर्ट, बहुत गिने चुने लोग पटना एयरपोर्ट पर उतरते थे। आज तो आप चले जाइए कोई एयरपोर्ट देश का, वहाँ भीड़ लगी रहती है। कभी कभी तो लगेगा कि भाई बस स्टैंड बन गया एयरपोर्ट, ये स्थिति हो जाती है। देखिए, आपने जो उड़ान यात्रा की बात कही, मैं थोड़ा सा उसमें एक बात ऐड करूंगा, इनकी बात ऐड करूंगा। आप किसी दिन रांची एयरपोर्ट पे जाइए, रांची एयरपोर्ट पे एक दिन देखा मैंने, एयर एशिया में बोरा का बोरा लोड हो रहा था, तो मैंने पूछा उसके मैनेजर को कि ये क्या जा रहा है? बोला साहब ये मटर जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? बेंगलोर जा रहा है, एरोप्लेन में जा रहा है। और मुझे उससे ज़्यादा आश्चर्य ये जान करके हुआ, उसका भाड़ा था मात्र 15 रुपये किलो। तो ये जो सुविधाएं, हवाई जहाज़ की सुविधाएं, और बोले कि यहाँ पे सब्जियों के लिए हमको एयर में, मतलब जो प्लेन चल रहे हैं उसमें स्पेस नहीं मिल रहा है, इतनी सब्जियाँ आती है। और दूसरा उनकी जो समस्या थी कि वहाँ पे सब्जी जो आती है उनको भंडार करके रखने की सुविधा नहीं है। जो आज प्लेन आ रहा है तो सब्जी तुरंत आती है, तो उसके लिए उनको दिक्कत थी, लेकिन उसकी व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी चला। अब आप देख लिए ना, अब ये क्या, अब ये सब्जी वाले की इससे आमदनी क्या है, से जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो इससे आय बढ़ेगी किसानों की, क्योंकि उसको सही मूल्य मिलेगा। बेंगलोर के मार्केट में सही मूल्य, अगर वही किसान अपने कोई बिचौलियों के लिए अपने अगर ये धंधा करेंगे, आजकल तो सारा रेट मोबाइल पर आप देख सकते हैं, कहाँ क्या रेट है, किस शहर में किस सब्जी की क्या रेट है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो स्वाभाविक उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी करने का भी प्रयोग किए हैं। हाँ, किसान को लाभ होगा। एक रेट पूरे देश में आपको लगभग मिल जाएगा। और लेकिन एक जो है विपक्ष के लोग या कुछ लोग जो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहते नहीं ऐसे है वैसे है। लेकिन ये तो हर आदमी अगर अपने दिल पे हाथ रखे तो कहेगा कि भाई उसकी आय दोगुनी हुई है, चाहे किसान हो, चाहे विनय जी हो, सिमरन जी हो, महेश जी हो, कोई भी। क्योंकि अब देख रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको देख के ही समझ में आ सकता है। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि राज्य सरकार ने, पिछले रघुवर सरकार ने यहाँ के किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ देने की एक योजना चलाई थी, जो बंद कर दी गई। ये विपक्ष की सोच और इस सरकार की सोच, यही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आईना है। यहाँ ये 2000 जो 6000 साल में दे रहे हैं उसको बढ़ाने की बात चल रही है, वहाँ जो दे रहे थे उसको बंद करने की बात हो गई, बंद हो भी गया। जहाँ पे महिलाओं को एक सुविधा दी गई थी, 1 रुपये में रजिस्ट्री वाले, उनको सशक्तिकरण के लिए वो बंद कर दिया गया। जहाँ दूसरी तरफ 70% घर महिलाओं के नाम से दी जा रही है। तो देखिए, ये एक सब सोच होती है, तो उस सोच को किस तरह आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारा कुछ उस पे, सोच पे यदि आपको भरोसा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज आप पब्लिक में जाके दाएं बाएं कुछ भी समझाते हैं, किसी दूसरे मुद्दों को लेकर के आप आ जाते हैं, लेकिन विकास नहीं होता। बहुत राज्यों में यही संकट है और यही पिछड़ापन की वजह है। विनोद जी, एक जब हम स्टार्टअप पे चर्चा कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल आ रहा था कि बैंकों को लेकर बहुत आलोचना होती है कि जो कि सरकार जो है वो तो स्कीम लागू करती हैं, योजनाएं लाती हैं, लेकिन बैंक जो है उनका रुख बहुत सकारात्मक नहीं रहता है।
आपके क्या अनुभव है? ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकों का क्या रवैया है? क्या बैंकों में के मूड में या कहिए उनके सोच में बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? देखिए, पहले तो बैंक बिल्कुल एक रूखा रवैया अपनाते थे ग्रामीण क्षेत्र में कि लोन देना नहीं है, इनको से नहीं करना। लेकिन इधर क्या है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के जब योजना बहुत सारे आए तो इसमें बैंक में ही परिवर्तन हुए हैं, उनका सोच बदला है। जी। उन्होंने बहुत सारा लोन ग्रामीण क्षेत्र में बांटे हैं, छोटा छोटा लोन जो स्टार्टअप में अपने प्रशिक्षण लेके आए हैं उनको दिए हैं। तो उससे क्या है कि उसको रोज़गार अपना प्रारंभ किए, उससे उनको रोज़गार बढ़ा है, उनको इनकम बढ़ा, जिसमें अपना परिवार बच्चा को अच्छा शिक्षा भी दे रहे हैं, लाभ हुआ है। मतलब बैंक का सोच बदला है पहले से। लोन लिए दिया गया, बिजनेस खड़ा जी हुआ जी और उसका चेंज जो है गांव में दिख रहा है। जी जी अगर सिर्फ मतलब व्यक्ति तो गांव का एक यूनिट है, अगर एक व्यक्ति की स्थिति ठीक होगी तो गांव की स्थिति भी ठीक हो। जी बिल्कुल हुई है चेंज। एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे कि 2019 में जैसे कि मोदी जी का सोच है किसान की आय दुगना करना है। अभी हमारे क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती हमारे किसान कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का दुबई तक गया है। अच्छा। अपनी रांची से आप पढ़े होंगे कि 2019 में स्टार्ट जो माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी किए थे, वो हमारे ही समिति हमारे पीओ के माध्यम से वो दुबई भेजे थे। बीच बीच में अभी हम लोग के जाते भी हैं वहाँ पर, और वो फ्लाइट के माध्यम से यहाँ से कोलकाता, कोलकाता से दुबई। आप सोचिए अगर नवी सर जो बतला रहे थे, मजबूत व्यवस्था नहीं रहती तो आपका सब्जी, आपके जो प्रोडक्ट है जो वही खेत में खराब हो जाता। जी जी, और उसके अलावा रेट भी बहुत अच्छे 4 गुने अधिक रेट में बिकते हैं। ये सब मोदी जी का देन है, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे देश के किसान अन्नदाता जो हैं उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। जी महेश जी, मुझे लगता है कि विनोद जी जैसे लोग जो हैं वही मोदी जी की ताकत है। देखिए, मोदी जी का ताकत आज के दिन में समाज का हर वर्ग हो गया है, चाहे वो किसान हो या हम मान लीजिए व्यापारी हो या महिला उद्यमी हो, महिलाएं हो, ये पत्रकार भी हो, सारे लोग। चूँकि एक जो मानना था और एक नैरेटिव किया गया था कि ये फलाना जाति के हैं, फलाना धर्म के हैं, वो उस चीज़ से उठ गए। और आपने बहुत सही कहा कि उन्होंने बहुत खुलेआम कहा और सीना ठोक के कहा कि मेरे लिए इस देश में 4 ही जातियां हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर देश इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा और इसको मानते हुए आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी समस्याएं, जो हमारी सामाजिक समस्याएं, हमारी अपने आप दूर हो जाएगी। नहीं, ये सही भी है कि आप वोट के समय तो कुछ लोग जो है बात करते हैं कि ये जाति, ये संप्रदाय, लेकिन सच पूछिए तो सारा कुछ जो है इकोनॉमी पे ही डेवलप। आपका भाई अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर आपके लाख आपकी जाति का रहे, आपका भाई रहे, लेकिन वो कमजोर है, इसलिए मोदी जी ने कहा कि भाई उस कमजोर आदमी को लाना है, खड़ा करना है। आप जो है ओवरऑल अगर हम देखें इस बजट को, आपने देखा होगा तो ओवरऑल देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या आपको लगता है कि क्या फायदा है, क्या बेहतर चीज है जिससे महिला सशक्तिकरण को और रफ्तार मिलेगी? देखिए, बजट मैं कहूँगी मेरे लिए तो 10 on 10 है। जो बजट है मेरे लिए 10 on 10 है। और जहाँ महिलाओं की बात आती है तो जैसे कि जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं और जो स्किल्स के बारे में बात किया गया है, फिर हेल्थ केयर में जो सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में जो बात की गई है, वो योजना जो लाने की बात की है, एंड आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी उन्होंने एक योजना उन्होंने प्रपोज की है। फिर सोलार एनर्जी की जो बात की है, उससे सिर्फ फैक्ट्री नहीं, सबसे पहले घर पे अगर सोलार एनर्जी, मतलब हम लोग सोलार पैनल्स लगा लेते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो बजट में फिर आप टूरिज़्म की जो उन्होंने बात की, ऑब्वियसली अगर झारखंड में ही टूरिज़्म डेवलप होता है तो हर क्षेत्र में महिला जुड़ी रहती है। ऐसी नहीं है, महिला कहीं से भी डिटैच नहीं होती है किसी भी फील्ड से। सो पूरे ओवरऑल बजट महिला को सोच के ही बनाया गया है, और उसमें महिला को एक लेडी को एक विमेन एम्पावरमेंट को देख के ही उसी तरह की योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल बजट रहेगा। चलिए, आप तो 10 में 10 नंबर भी दे रही हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया। अंतिम सवाल हम महेश जी से लेंगे। सवाल नहीं है, बस इनको बताएंगे। महेश जी, लोग बोल रहे हैं कि भाई चुनाव नज़दीक है, फिर भी मोदी जी जो है अंतरिम बजट में कुछ नहीं किए, मतलब ऐसा लोक लुभावना चीज नहीं की है। लेकिन आपने सुना अभी सिमरन जी को यही, और मैं विनोद जी को भी आपने सुना, विनय जी तो लगातार बोल ही रहे हैं। देखिए, मैं इस बजट को 2047 का बजट मानता हूँ। उसकी कड़ी में ये पहला कदम कह सकते हैं आप
ये मोदी 2 के बाद। जी चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विचार रखे और इस बजट के बारे में अच्छी व्याख्या हुई। और मैं भी महेश जी का जो अंतिम पंक्ति है उसी को लेता हूं कि ये बजट भविष्य का बजट है। हमारा वर्तमान बेहतर हो रहा है और भविष्य भी बेहतर हो, उसी का बजट है। और आने वाले दिनों में इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।